तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ लेना है ताकि आपको आंसर समझ में आए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके आंसर्स देने हैं। पैसेज के छोटे छोटे पार्ट है। यहाँ पे मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस टू आंसर ए नीड ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड यानी कि मनुष्य के अस्तित्व में जब आया मनी, जब मनुष्य को जो है इसकी जरूरत थी। ठीक है, इस तरह से जो है ये पूरा आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा पैसेज, अच्छा पैसेज है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनी डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंट अनटिल। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है पैसा तब तक अस्तित्व में नहीं आया जब तक, यानी कि मनी जो है एग्जिस्टेंस में कब तक नहीं आया, अनटिल। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, माइनिंग वाज डेवलप्ड यानी कि खनन विकसित किया गया है तब तक, या फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स हाइट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो है सभ्यता विकास की अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी तब, या फिर इसमें पूछा गया है, बोला गया है सिविलाइजेशन हैड ग्रोन बियॉन्ड इट्स अर्लियर स्टेजेस, यानी सभ्यता अपने शुरुआती चरणों में आगे बढ़ रही थी तब। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है सिविलाइजेशन हैड ग्रोन बियॉन्ड एग्रीकल्चर एज, यानी कि सभ्यता जो है कृषि युग से आगे बढ़ गई थी तब। तो अगर आप पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं तो आपको एक चीज पहली लाइन पे ही देखने को मिल जाएगी कि बट दिस नीड नॉट अराइजेस अनटिल, कब तक नहीं आया था, तो उसमें पूछ रहा है कि कब तक जो है आपका नहीं आया था। ध्यान देखिए, क्वेश्चन को देखना है कि मनी डिड नॉट केम, ठीक है, डिड नॉट आ गया तो कब तक नहीं आया था। तो यही चीज यहाँ पैराग्राफ में भी आपको यही चीज बताई गई है। आप देखो यहाँ पर कि ये नोट अराइज हुआ था कब तक, जब सिविलाइजेशन हैड ग्रोन बियॉन्ड इट्स जो है अर्लीस्ट स्टेजेस, यानी कि सभ्यता की विकास जो है अपनी जो है कहाँ पे चरणों में आगे बढ़ रही थी, यानी कि जो है सभ्यता अपने शुरुआती चरणों में थी तब तक जो है ये अराइज नहीं हुआ था। क्या चीज, मनी जो है अराइज नहीं हुआ था, मनी अराइज नहीं हुआ था। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सिविलाइजेशन हैड ग्रोन बियॉन्ड इट्स अर्लियर स्टेजेस, यानी कि सभ्यता जो है अपने शुरुआती चरणों में थी तब जो है, तब तक जो है मनी नोट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तब तक जो है पैसा तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी सोसाइटीज बिगेन टू सेटल डाउन एंड कल्टिवेट द लैंड, द डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड एंड पीपल स्पेशलाइज्ड इन। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो यहाँ पे बोला गया है जब मानव सभ्यता ने जमीन पर बसना शुरू किया और जो है कल्टीवेशन यानी कि खेती करना प्रारंभ किया, तो जो है डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज बढ़ गया, एंड पीपल स्पेशलाइज्ड इन, और जो है आदमी यानी कि जो लोग थे वो किसमें विशिष्ट हो गए, तो वो हो गए थे क्राफ्ट एंड ट्रेड्स में विशिष्ट। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, शिल्प और व्यापार में जो है विशिष्ट हो गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, थर्ड देखिए ध्यान से, फॉर मेनी इयर्स द स्टैंडर्ड मनी ऑफ चाइना वाज तेल विच वाज, तो वो क्या थी। यहाँ पे पूछा गया है कि कई वर्षों तक चीन की मुद्रा जो है मानक मुद्रा वो तायल थी या तेल थी, तो वह क्या थी। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में ये दिया गया है, यहाँ पर देखोगे आप, चाइना वाज द तेल और विच वाज नॉट ए कॉइन बट वेट ऑफ ए सिल्वर। ठीक है, वो सिक्का नहीं था लेकिन क्या था, वो सिक्का नहीं था लेकिन एक सिक्का तो नहीं था लेकिन एक चांदी के वजन के बराबर टुकड़ा था। ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर था। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट नेसेसिटेटेड द पीपल टू थिंक ऑफ हैविंग ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे पूछा गया लोगों को विनिमय के लिए एक सामान्य माध्यम के बारे में सोचने की आवश्यकता कब पड़ी, क्या है ना, क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो इन एक्सचेंज फॉर देयर सरप्लस द पीपल वांटेड समथिंग विच वुड गिव देम द पावर टू चूज व्हाट दे वांटेड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ अदर पीपल, सो दे नेसेसिटेटेड टू थिंक ऑफ हैविंग ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि सीधे सीधे इसमें है, कुछ लोग जो चाहते थे कि उनको जो है चुनने की शक्ति जो है मिले, चुनने की स्वतंत्रता जो है मिले, और जो है लोगों के जो लोगों के पास अधिशेष था वो उनमें से चुनना चाहते थे, तो उनको चुनने के लिए जो है विनिमय के एक सामान्य माध्यम के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा पेपर है और बड़े तरीके से इसको पढ़ लेना। इसमें मैंने जो सोल्यूशन दिया है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, मैंने पूरा सोल्यूशन आपको हिंदी में दे दिया है, यानी कि इंग्लिश का पेपर आप हिंदी में पढ़ने वाले हो। आगे चल के मैं बताने वाला हूँ क्या चीज होने वाली है। यहाँ पांचवा प्रश्न पूछा गया है, वाई इज इट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मिंट कॉइन्स, यानी कि सीधा सीधा बोल रहा है कि सरकार के लिए सिक्के ढालना क्यों आवश्यक हो गया। मिंट मतलब ढालना होता है, तो इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मिंट कॉइन्स बिकॉज सम मॉडर्न कम्युनिटीज हैव
यूज्ड कॉइन्स फॉर द पॉकेट मनी एंड स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरकार के लिए सिक्कों की ढलाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ आधुनिक समुदायों में जो है पॉकेट मनी और छोटे बदलाव के लिए सिक्के का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए जो है नेसेसरी हो गया गवर्नमेंट को कोयल जो अपना सिक्का था उसको ढालना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, इसमें पूछा गया इट वाज अनलाइकली दैट ए शू मेकर नीड सरप्लस ऑफ कॉर्न would always find that the farmer would take sue in the exchange। ये आपको पैराग्राफ में जो है मिल जाएगा, शायद तीसरे पैराग्राफ में है आपका ये आंसर। देखो तीसरे पैराग्राफ में जब है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने को शायद कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिल जाएगी। नहीं, दूसरे पैराग्राफ में ही है। देखो वुड टेक शू इन एक्सचेंज, ये रहा फार्मर। ठीक है, तो यही था यहाँ पर नीड ऑफ सरप्लस कॉर्न्स, ये रहा। ठीक है, तो इसमें वुड चेक यहाँ के फार्मर के बाद पूछा है, खाली स्थान उसने दिया है तो वहां पर हमको ये भरना था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है आपको कि आपको केवल यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भरना था कि यह संभावना नहीं थी कि मकई की आपूर्ति की आवश्यकता वाले मोची हमेशा से ही जो है उनको ये पता चलेगा कि उनको जो है क्या कि तो फाइंड दैट द फार्मर वुड टेक शू इन द एक्सचेंज, जो है वो मक्के के बदले क्या लेते, जो है जूते लेते। ठीक है ना, ये मतलब पहले ये लाइन बोल रही है। इसके बाद फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग वेरी अर्ली, यानी कि बहुत पहले। तो इसका मतलब बहुत पहले या बहुत जल्दी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से बहुत पहले की बात है। बहुत पहले को हम प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। बहुत पहले की बात को क्या बोलते हैं हम, प्राचीन है। ठीक है, इसके बाद में बिजनेस डीलिंग। बिजनेस डीलिंग मतलब क्या होता है आपका, व्यापार की डीलिंग करना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापार लेन देन, ये ठीक है। इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ 3 से आपको छांट के लिखना था। ये तीन में आपको ये पैराग्राफ ये लाइन मिल जाएगी। और वेरी अर्ली पैराग्राफ 1 में ढूंढोगे तो आपको प्रिमिटिव मिल जाएगा। वेरी अर्ली नहीं मिलेगा, वहां पे प्रिमिटिव मिलेगा। और जहां पर आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन मिलेगा वहां पे बिजनेस डीलिंग नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है कि ये शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द पैराग्राफ 3 में छाटिए और वेरी अर्ली का समानार्थी शब्द जो है पैराग्राफ 1 में छाटिए। समझ गए, आपको इस तरह से ढूंढना है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ फिर से आपको मिलेगा अनसीन पैसेज, इसको पढ़ना होगा। ये पैराग्राफ जो है आपका कविता माध्यम में रहेगा। कविता को पढ़ने के बाद में जो है इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इसको अगर कविता को आपने पढ़ लिया है तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं और आंसर्स को चेक करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया द विलेज स्मिथ हैज, यानी कि ग्रामीण लोहार के पास है, क्या है। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है ना तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए द विलेज स्मिथ स्टैंड्स द स्मिथ इज माइटी मैन, मैन इज ही और विद लार्ज, ठीक है, लार्ज एंड साइनवी हैंड। साइनवी मतलब होता है मस्कुलर, बहुत ही मतलब तगड़ा वाला। ठीक है, तो मस्कुलर यहाँ पे सही है, उसका मतलब समानार्थी शब्द जो है उसका मस्कुलर होता है। ठीक है, तो लार्ज स्ट्रॉन्ग, लार्ज तो था ही और वहां पे क्या दिया था आपको, साइनवी दिया था। साइनवी का मतलब होता है मस्कुलर। तो यहाँ पर जो है आपका मस्कुलर, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर जो है विलेज स्मिथ हैज, यानी कि ग्रामीण लोहार के पास क्या है, बड़े हाथ और मसलदार, बड़े और मतलब क्या कहते हैं, मस्कुलर हाथ है। ठीक है, मांसपेशियों वाला हाथ है, वो जानते हो मस्कुलर बॉडी बोलते हैं। तो वो इसका मीन होता है साइनवी का, जो ऊपर दिया हुआ था लाइन में। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो है दूसरा क्वेश्चन, हिज फेस इज, तो उसका फेस कैसा है ये पूछा गया है, यानी कि उसका चेहरा कैसा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उसका चेहरा जो है वो कैसा है, ब्राउन है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, लाइक ए सेक्सटोन रिंगिंग डिवाइस इज यूज्ड, यहाँ पे अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार जो है स्माइल है। क्या है अलंकार जो है यहाँ पे, स्माइल, यानी कि उपमा अलंकार है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, स्माइल। ठीक है, उपमा अलंकार है। और मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार होता है। और ये जो आपका एलिट्रेशन होता है, ये जो है आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये कौन सा होता है मैंने आपको बता दिया, ये है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, और ये जो मेटाफोर होता है ये आपका होता है रूपक। ठीक है, और ये होता है आपका अनुप्रास, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है लाइक ए सेक्सटोन रिंगिंग, ये जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो इसमें स्माइल यूज किया गया है, इसको सिमाइल बोलते हैं। ठीक है, सिमाइल जो है उपमा अलंकार। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है पैराग्राफ से ही, हाउ डज द ब्लैक स्मिथ लुक लाइक, यानी कि ब्लैक स्मिथ जो है यानी कि लोहार कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, हिज फेस हैज टर्न्ड ब्रो, यानी कि जो है उसका मुंह जो है वो टेढ़ा सा हो गया, लगभग टेढ़ा सा हो गया है। और जो है उसके लॉन्ग और जो है ब्लैक हेयर है।
क्लियर हुआ है? लोहार के जो है लंबे और काले बाल होते हैं, यानी कि मतलब कैसा दिखता है लोहार, आपने देखा भी होगा कि लंबे और काले बाल होते हैं, ठीक है, और उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होता है, पगड़ी उगड़ी बांध के रखता है, गमछा वमछा लपेट के रखता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइवहुड ऑफ ब्लैक स्मिथ, तो यहाँ पे सीधा सीधा है, पूछा क्या गया है कि लोहार की आजीविका का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर द सोर्स ऑफ लाइवहुड ऑफ ब्लैक स्मिथ वाज हिज वर्कशॉप अंडर द स्प्रेडिंग क्रेस्ट नट ट्री, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा बोला है कि जो आपका शहसूत का जो पेड़ था उसके नीचे लोहार के लिए लोहार की जो है वर्कशॉप थी, ठीक है, लोहार की जो अपनी वर्कशॉप थी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रानवी, ब्रानी, तो ब्रानी का मतलब क्या होता है, तो ब्रानी का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी कि ब्रानी मतलब होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, द मीनिंग ऑफ ब्राह्मणी इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यू कैन हियर हिज बेलोस ब्लो एक्सप्लेन, जो बेलो वो क्या कहते हैं उसको, धधकता है ना वो, आप क्या बोलते हैं उसको, सांस लेता है जो चमड़े का जो, जिससे वो हवा मारते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, बेलो उसका जो ब्लो होता है, तो उसको यू कैन हियर हिज ब्लोज बेलो एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो है आप उसकी जो है धोकनी, किस तरह धोकनी कहते हैं बेलो उसको, है ना, धोकनी, धोकनी सुन सकते हैं, समझाना है आपको। तो यहाँ पे जो है द हार्डशिप एंड ट्रेल्स वन मस्ट फेस इन life to achieve anything is like the burning forge of life, like iron goes through fire to be beaten into the desired shape, यहाँ पे कुछ भी हासिल करने के लिए जीवन में जिन कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है ना, वह जीवन की जलती हुई भट्टी की तरह ही है, ठीक है ना, वो जीवन की जलती हुई भट्टी की तरह ही है, जैसे कि लोहे को जिस आकार में अगर हमें डालना है तो उसको पीट पीट करके आग से गुजारा जाता है, तो यही चीज जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द, अब पोएम से आपको सिमिलर वर्ड बताना है। मस्कुलर अभी बताया था, मस्कुलर को होता है साइनवी, साइनवी बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मस्कुलर को साइनवी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपका जो है पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसे 200 शब्दों तक में लिखने हैं, 8 नंबर का एक ऐसे आएगा, मोबाइल एडिक्शन पे या फिर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो देखो मोबाइल एडिक्शन पे मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, इसको हिंदी में भी बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो ये मोबाइल का आपका एडिक्शन का है, इसके बारे में हम पूरा लिख रहे हैं, इसका दूसरा पैराग्राफ ये है, इसके बाद तीसरा पैराग्राफ इसका ये है, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है मैंने हिंदी बता दिया है, ताकि आप लोगों को क्या होता है, इंग्लिश तो पढ़ लेते हो लेकिन वो याद नहीं होता है, तो क्या करोगे आप हिंदी में समझ लोगे, तो इंग्लिश बना के भी आप थोड़ा सा जो आपको समझ में आता है तो आप लिख सकते हो। अगर हिंदी में कोई चीज आपको याद है तो उसकी इंग्लिश आसानी से, थोड़ा सा भले ही उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो लेकिन आप बना सकते हो टेढ़ा मेढ़ा, तो आपका जो आंसर जब लिखते हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा नहीं देखी जाती हैं, ठीक है, बस उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए, एक आधे अक्षर आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आंसर दिया हुआ है हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी में लिख दिया मैंने पैराग्राफ को, तो आप इसको पढ़ोगे ना जब आप, तो आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो पैराग्राफ मैंने ऊपर लिखा है वो ज्यादा समझ में आएगा। तो मोबाइल फोन का जो एडिक्शन है उसके बारे में बता दिया, उसके और पार्ट में हमसे पूछा था रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है, महिला की जो है सोसाइटी में, जो समाज में क्या स्थिति है उसके बारे में, तो यहाँ पर फिर से उसके बारे में मैंने कंप्लीट लिखा है, इसको भी फिर मैंने हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, इसका पैराग्राफ जो भी है हर पैराग्राफ को मैंने लाइन से जो है इसको हिंदी में बता दिया है, ताकि आप जब इसको पढ़े और याद करें ना तो आपको एकदम छवि इसकी साफ सुथरी दिखाई दे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, कोई लाइन आपको नहीं लिखनी है, कम लिखनी है तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर मैंने दिया है, ये हिंदी में दे दिया है, ठीक है, हर लाइन की जो है मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन डाली है, तो जितना पैराग्राफ है उसके हिसाब से, एक लाइन नीचे है तो एक लाइन उसी की लाइन की आएगी, फिर पैराग्राफ अगले पैराग्राफ है तो अगले पैराग्राफ का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा हिंदी में है, इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, यू आर राधिका ऋषभ, आप राधिका या ऋषभ है, आप जो है 12th क्लास में पढ़ते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापनगर, हो सकता है कहीं का भी, जयपुर का, जोधपुर का, अजमेर का, कहीं का भी हो सकता है। प्रिपेयर ये स्पीच, आपको एक स्पीच जो है प्रिपेयर करनी है, डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, एक मॉर्निंग असेंबली में जो आपको स्पीच देनी है उसका जो है आपको डिलीवरी देनी है, तो उसका जो स्पीच के वर्ड्स होने चाहिए वो लगभग 150 से 200 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। और जो है आपको डिलीवर किस पे करना है, प्रिपेयर स्पीच टू डिलीवर इन द मॉर्निंग असेंबली इन अबाउट कितने 200 वर्ड्स, और किसके ऊपर है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट्स लाइफ। 8 नंबर इसमें भी मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, नंबरों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बड़े क्वेश्चंस को बड़े क्वेश्चंस के हिसाब से करने। 8 नंबर का जो पैराग्राफ था मैंने सारा यहाँ पे हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आ पाए। मैंने बताया था कि आपको जो सोल्यूशन मिलेंगे ऐसा मिलेगा जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट लाइफ, तो आप सबसे पहले तो अपना स्कूल जो मेंशन करना है, आपको बता दिया कि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापनगर के हो, और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पे जो है आप डिलीवर करने वाले हो, तो ये चीज तो आपने मेंशन कर दी। अब यहाँ पे आप
जो है स्पीच अपनी दे रहे हो जो आप दोगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। आई राधिका, आप ऋषभ हो सकते हो, ठीक है। तो जो आपको नाम दिया गया है उसको यूज करना है। आई राधिका स्टडिंग इन क्लास 12th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापनगर। टुडे I am going to present my views on the topic, or today I am uh, गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच, ये भी लिख सकते हो आप। तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट्स लाइफ, इस तरह से आपने ये लाइन लिखा और उसके बाद में जो है आपको पूरा योगा के बारे में समझाते हुए लिखते जाओगे। इसका भी हिंदी मैंने दिया है ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको अच्छी तरीके से कि मैं एक पेपर दूंगा जो आपको ये बेहतरीन तरीके का मैंने लिख दिया है। जो ऊपर आप योगा के बारे में जो स्पीच देंगे, अगर आपको हिंदी में याद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप उसको इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है इसका और पार्ट, इसका अथवा पार्ट भी दिया है हुआ है। तो अगर आप ये करना चाहते थे, अगर आप आर्टिकल लिखना स्पीच देना चाहते थे तो स्पीच कर सकते थे। अगर स्पीच नहीं करनी है तो और ऑप्शन वाला भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें दिया गया है अर्चना या अर्चित हैं आप भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर उदयपुर के हैं, ठीक है। और जो है एक आर्टिकल लिखना है। अब स्पीच की जगह क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए, वही 200 वर्ड्स के लिए 8 नंबर इसमें भी मिलेंगे। और कॉज क्या है, कॉज ऑन द ऑफ द स्ट्रेस इन द मॉडर्न जनरेशन। तो जो मॉडर्न जनरेशन, आज की जो आधुनिक दुनिया में लोग जो हैं, हम लोग हैं, तो हमको स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा, हम तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए सजेस्ट करना है सुटेबल सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल देनी है। आर्टिकल ऑन, तो आपको कैसे लिखना है, आर्टिकल ऑन स्ट्रेस्ड इन द मॉडर्न जनरेशन, ठीक है, या फिर द स्ट्रेस इन द मॉडर्न जनरेशन, जो आपको दिया गया यही लिखना है समय हमेशा, ठीक है। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस हटा दो, स्ट्रेस इन मॉडर्न जनरेशन। अब किसके द्वारा दिया जा रहा है, अर्चना या अर्चित के द्वारा, तो भाई अर्चना या अर्चित, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर उदयपुर, ये लिख दिया। इस तरह से ये पहला यहाँ पे आपको हाफ नंबर मिल गए, ठीक है। इस तरह से आपको मिलते जाएंगे, हाफ या 1 नंबर दे देता है एग्जामिनर, इस तरह से देखते हुए। और फिर जो है आगे आप अपना जो डिलीवर करोगे या स्पीच जो लिख रहे हो उसको लिखते जाओगे। इसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आप पहले देख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, जहां जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा इसको आपको लिखना ही लिखना है। और इसके बाद ये है इसका हिंदी वर्जन। अगर आप इसको पढ़ लेते हो या फिर हिंदी पहले पढ़ लेते हो और उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो मैंने कहा था ये पेपर जो है मेरे को समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ आपको ऐसे दे दूंगा जैसे कि मैं बोलने की जगह जो है सब कुछ आपके समक्ष रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो है आपको 6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंकों के, ठीक है। तो कोई भी 3 जो है इसमें से टर्म को आपको डिफाइन करना है, यानी कि एक एक टर्म जो है आपका 2-2 नंबर का है। ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का, ठीक है। अब ये 2 नंबर के केवल 3 करने हैं, यानी कि 3 करोगे 2 नंबर के तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। समझ गए? इसमें चारों में से कोई 3 आपको मर्जी से, आपकी मर्जी से करने हैं। मैंने यहाँ पे चारों किए हुए हैं, ठीक है, और चारों को हिंदी में लिखा हुआ है। पहली बात तो आपको ज्यादा समझने के लिए हिंदी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, इसलिए सब कुछ हिंदी में आपके लिए कर दिया गया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि ये सोल्यूशन जो है सभी लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे आपके 4 तो दिए गए हैं, 2 और होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो वो 2 भी आपको याद होने चाहिए। और 2 कौन से होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, जो शॉर्ट आप यहाँ पर जो मेटा फिजिकल पोएट्री जो है आपका, ये हमारा एक पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका इम्प्रेसिज्म आता है, सेकंड हो गया। इसके बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसके बाद में इंटीरियर मोनोलॉग आता है, तो आपका दिया गया है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इंडो एलियन लिटरेचर, तो ये जो है आपका इंडो एलियन इंडियन एंग्लो लिटरेचर जो है ये आपका एक पार्ट है। और एक बचता है आपका जो है तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा जो है पहला मेटाफोर का ले लिया, सॉरी मेटाफिजिकल पोएट्री का ले लिया, तो इसके सॉल्यूशन को मैंने दे दिया यहाँ पर, और उसको जो है यहाँ पे हिंदी में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड वाला जो है इम्प्रेशनिज्म, तो इसमें हमने इसको इसका आंसर दिया है और फिर इसको हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया, जिसको प्रभाववाद हिंदी में बोलते हैं। सारी कविताओं के वो हैं। इसके बाद जो है आपका इंटीरियर मोनोलॉग, तो ये आपको दे दिया है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हमने डिस्क्राइब किया है, जो कि आंतरिक एकालाप जो है इसका नाम है हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे जो है इंडो एल्गियन लिटरेचर जो है पूछा गया है, एंग्लियन जो है आपका इसके बारे में, तो यहाँ पर जो है इसको भी दे दिया है हमने, भारतीय आंग्ल साहित्य। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ या पैसेज और आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला जो 6th क्वेश्चन पूछा गया, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। इसमें 6th क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द टू कॉन्ट्ररी मोरल्स इन द भगवत गीता। यहाँ पूछा गया है भगवत गीता में जो है आपका 2 विपरीत
नैतिकताएं क्या है, मोरल्स जो है, विपरीत मोरल क्या है, मतलब विपरीत सोच क्या है, इसमें आपको बताना है भगवत गीता में क्या है ऐसा। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ चुके हो ना, तो यहाँ पे देखो टू लिख जाएगा, दिख गया ना, तो बस आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है टू contrary morals in the Bhagavad Gita are Krishna's emphasizing on doing one's duty on one side and Arjun focus on avoiding bad consequences and जनरेटिंग गुड वंस ऑन द अदर साइड। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेज जो है कॉन्ट्ररी मॉरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भगवत गीता में दो विपरीत नीतियां हैं या दो विपरीत जो है आप बोल सकते हैं नैतिकताएं हैं, जिसमें कृष्ण जो है कर्म पर बल दे करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए बोल रहे हैं, और जहां पे दूसरी तरफ जो है अर्जुन जो है वो क्या है, अर्जुन का ध्यान जो है बुरे परिणामों से बचने पे लगा हुआ है, बुरे परिणामों से बचने पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन बुरे परिणाम इसलिए सोचते हैं कि अब भाई रणभूमि में सारे तो अपने ही हैं, उनको मारूंगा तो उसके बुरे परिणाम क्या होंगे, और अर्जुन कृष्ण जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अपना कर्म करते जाओ। ठीक है, अपने कर्म की चिंता मतलब आपको होनी चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होनी चाहिए वो नहीं आपको फिक्र होनी चाहिए। तो दोनों अलग अलग सोचते हैं, यही दो मोरल्स हैं यहाँ पर, नैतिकताएं हैं। इसका जो सातवां प्रश्न पूछा गया है, व्हेन डिड दीज डिबेट बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन टेक प्लेस। तो कृष्ण और अर्जुन के मध्य यह बहस कब हुई, तो जब आप देखोगे तो द डिबेट अकर्स ऑन द ईव ऑफ द ग्रेट वार महाभारता। तो यहाँ पे जो यह बहस महान युद्ध जो है महाभारत की पूर्व संध्या पर हुई थी, ग्रेट ईव पे, पूर्व संध्या पे हुई थी। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, द डिबेट ऑकर्स ऑन द ग्रेट ईव, ठीक है, ऑफ द ग्रेट वार। ठीक है, तो ग्रेट वार किस कौन सा था, महाभारत। उसके बाद जो है हु इज अर्जुना, तो अर्जुना कौन है, तो यहाँ पे आप नीचे से देख करके लिख सकते हो, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर अर्जुना के बारे में सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अर्जुना के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया, अर्जुना इज द peerless and invisible warrior in the army of just and honorable royal family the पांडवास। तो न्याय प्रिय और सम्मानित शाही परिवार की सेना में अर्जुन जो है आदित्य या अजय योद्धा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नौवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया व्हाट डज कृष्णा एम्फिसाइजेस। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कृष्णा किस पर बल देते हैं, तो कृष्णा एम्फिसाइजेस ऑन डूइंग वंस ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का पालन करने पर जो है कृष्णा बल देते हैं, या कृष्णा कर्तव्य के पालन पे बल देते हैं। इसका 10वां प्रश्न जो है व्हाट इज सेंट्रल इवेंट इन द महाभारत। तो यहाँ पर जो है महाभारत की एक केंद्रीय घटना क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिबेट अकर इन द ईव ऑफ ग्रेट वार दैट इज ए सेंट्रल इवेंट इन द महाभारत। यानी कि महाभारत में जो महाभारत महान जो युद्ध था महाभारत, उसकी पूर्व संध्या पर जो बहस हुई थी ना, डिबेट हुआ था, वो जो है एक ग्रेट इवेंट जो है एक केंद्रीय घटना है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया था डिबेट ऑन सेंट्रल इवेंट इन महाभारत। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, तो आप आराम से देख देख के भी लिख सकते हो, समझ समझ के लिख सकते हो। और 11वां जो क्वेश्चन है हु वर द फाइटर्स इन महाभारत। तो महाभारत में कौन कौन फाइटर है, लास्ट में लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौरव है और पांडव है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे द पांडवास एंड कौरव्स वर द फाइटर्स इन द महाभारत, यानी महाभारत में पांडव और कौरव जो है योद्धा थे या योद्धा हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इन सभी के क्वेश्चंस मैंने हिंदी में करवा दिए हैं आपको। 12वां क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर मार्गोलिन हैड द क्यूरियस एक्सपीरियंस एट द वेडिंग हाफ। आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर मार्गोलिन को शादी के आधे समय पहले कुछ अजीबो गरीब जो है महसूस हुआ। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है डॉक्टर मार्गोलिन का, और इसको हिंदी में यहाँ पे समझा दिया है, पूरा का पूरा आप मनोस्थिति समझ सकते हैं उसकी। और इसके और पार्ट का आंसर हम नीचे देखते हैं, जिसमें गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी 1 सेंटीमीटर का सेंट्रल आइडिया देना है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल आइडिया हम लिख देंगे। ठीक है, ये रहा सेंट्रल आइडिया आपका 1 सेंटीमीटर का, और इसको हमने यहाँ पे हिंदी में वर्जित वो चेंज कर दिया है ताकि आप लोग इसको आसानी से याद कर पाएं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वार्निंग्स डज द मदर गिव टू प्रकृति फॉर चैंटिंग द स्पेल। तो यहाँ पर जो है मतलब किस तरह की वार्निंग दी गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। मंत्र जाप के लिए प्रकृति को उसकी माँ क्या वार्निंग देती है, यानी कि क्या चेतावनी देती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको आंसर को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मंजुला। तो मंजुला का चारित्रिक चित्रण आपको करना है। इसके और पार्ट में एक क्वेश्चन जो है व्हाट इज द न्यू बर्थ ऑफ प्रकृति। तो जो है यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकृति का नया जन्म क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहले तो हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मंजुला के बारे में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसका पूरा का पूरा, उसको हिंदी में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका, इंग्लिश में है, और यहाँ पर आप चले जाते हैं नीचे की तरफ तो ये हिंदी में है पूरा। इसके बाद उसके और पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है व्हाट इज द न्यू बर्थ ऑफ
प्रकृति। तो प्रकृति का नया जन्म क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। जब वो पाथिक प्रकृति के पास आता है, उसके बाद में जो है उससे वो जल मांगता है, लेकिन वो उसको देती नहीं है क्योंकि वो अदर कास्ट की है, नीचे कास्ट की है। तो पथिक जो है उसको आत्मज्ञान के लिए बोध देता है, प्रेरित करता है कि जाति जो है सत्य नहीं होती है। और जो है जैसे कि श्रावण बादल जो है वो प्रकृति के किसी हिस्से पर इसलिए नहीं, मतलब किस कोई पांडाल है कि कोई घर है या कोई झोपड़ी है, वो देख के नहीं बरसते हैं। तो वही चीज यहाँ पे समझाई गई है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें रीड करना एक्सट्रैक्ट को, छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हेन विल द ग्रीड एंड टाइम कम टू एंड, तो यहाँ लालच और समय कब खत्म होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है उसको देखिए। 16वें प्रश्न पूछेगा व्हाट विल हैपन व्हेन टाइम हैज कंज्यूम्ड एवरी बैड थिंग, तो क्या होगा जब समय हर बुरी चीज को खा जाएगा। तो यहाँ पर भी उसका आंसर हमने लिख दिया है, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो है छोटे ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंटोम बेड। एंटोम्बेड का मतलब होता है मतलब ब्रूड या हिड, यानी कि छिपा देना, दबा देना, दफन कर देना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो जो आपको दिया गया एक्सट्रैक्ट है उपयुक्त का मतलब क्या विषय है, थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसकी थीम लिख दी है हमने। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटर्निटी। तो एटर्निटी का मीन होता है अंतहीन या अनंत, इन्फिनिटी भी, एंडलेस भी इसको बोलते हैं। इसके और पार्ट में जो है आपको फिर से एक कविता दी गई है, इस कविता के आधार पर आपको प्रश्न देना है, या तो आपको ये वाला पार्ट करना था या फिर आपको ये वाला पार्ट करना है। जब और ऑप्शन आए तो या तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। तो यहाँ पे व्हाट ब्रिंग्स पीस, तो यहाँ पे आप आंसर आसानी से देख सकते हैं, या कि शांति जो है क्या लाती है। तो इसका आंसर भी हमने पैराग्राफ से ही दे दिया है, शांति क्या लाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्रुएलिटी स्प्रेड इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में क्रूरता कैसे फैलती है, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हमने पैराग्राफ से दे दिया है। हिंदी इंग्लिश वर्जन में दोनों का सोल्यूशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस यूज इन क्रूएलिटी, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो आपका क्रूएलिटी है यानी कि क्रूरता में क्या कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका द डिवाइस यूज्ड इन क्रूएलिटी इज परसोनिफिकेशन, ठीक है। तो परसोनिफिकेशन इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका मानवीय अलंकार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रुएलिटी, तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे सीधा सीधा कि जो आपका क्रूरता है उसका क्या असर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमने दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द एक्सपेक्ट, तो इसके जो है कविता के कवि कौन है, तो विलियम ब्लैक हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हिज रेफर इनटू द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो लास्ट लाइन इसमें दिया गया है, यहाँ पे हिज क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये हिज बताया गया है, ये हिज क्या है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे हिज जो है वो क्रुएलिटी है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवलिसनेस ऑफ स्वान्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि जो कविता आपका जो जो मनुष्य है और स्वान है, इनके लाइफनेस में क्या भिन्नता है, यानी कि उनके जीवन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है पैसेज में पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बुक से दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है। इसके बाद इसके और पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, या तो ऊपर वाला करते या नीचे वाला, व्हाट इज ए विजन इन ए ड्रीम इन द पोएम कुबला खान। तो यहाँ पे कविता कुबला खान में जो है सपने में एक दृष्टि क्या है या एक विजन क्या है, ये आपको बताना है। तो इसको भी हमने यहाँ पे कर दिया है इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका इसको हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है हमने। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज ब्लेक इक्वलाइज गॉड और मैन, तो गॉड एंड मैन को जो है ब्लैक ने कैसे इक्वलाइज किया है, समान बताया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हमने दे दिया है। इसके और पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखेंगे, हाउ डज मिल्टन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम शेक्सपियर्स राइटिंग, तो जो है यहाँ पे पूछा गया शेक्सपियर के लेखन से जो है मिल्टन किस प्रकार प्रेरणा लेता है। तो इस क्वेश्चन को हम नीचे करते हैं, ये हिंदी है इसका। और इसका और पार्ट जो अभी मैंने बताया शेक्सपियर्स के राइटिंग से या लेखन से जो है मिल्टन को क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे प्रेरणा लेता है, तो वो आंसर आपका यहाँ पर है मिल्टन वाला, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको हिंदी में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका 22वां प्रश्न है, राइट द कॉज इन डिटेल अबाउट द हर्मिट टू बी कॉल्ड हीरो इन ए टाइगर ऑफ मालगुडी फॉर मालगुडी। यहाँ पे टाइगर एक फॉर मालगुडी में किस पात्र के जो यहाँ पर जो है सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आपका हर्मिट है उसको हीरो क्यों कहा गया है, ये आपको डिटेल में बताना है। और साथ ही साथ दूसरा जो इसके और पार्ट में पूछा गया, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर्स फैमिली, टाइगर्स फैमिली के अंत के बारे में आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ से आप देख लेंगे, और इसका जो हिंदी वर्जन है वो मैंने नीचे
दे दिया है ताकि आपको ये पूरी की पूरी राइटिंग और जो है कहानी समझ में आ पाए, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको हमेशा याद रह जाएं। इसके और पार्ट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर्स फैमिली, तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे, कैसे उसका अंत हुआ था, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो ये पूरा का पूरा फिर से हमने हिंदी में समझा दिया है कि क्या हुआ था, कैसे जो है उसका अंत हुआ था। इसके बाद जो 23वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न रहेगा, जिसमें पूछा गया है कैरेक्टर, आपको विच कैरेक्टर जो है आपको लगा कि फॉल और अप हुआ है टाइगर फॉर मालगुडी में, तो आपको किसका कैरेक्टर ऐसा लगता है जिसका पात्र का पतन भी हुआ है और उत्थान भी हुआ है, तो आपको बताना है। और दूसरा इसके और पार्ट में पूछा गया है इफ यूर ब्रूड ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स rather देन योर शॉर्ट कमिंग्स यू विल बी हैप्पियर, हु सेड दिस एंड वाई। ये आपका क्वेश्चन जो है ये टाइगर फॉर मारगुडी से ही है। तो यदि आप अपनी कमियों के बजाय अपने सुधारों पर विचार करते हैं तो आप अधिक खुश रहेंगे। ये कौन और किससे क्यों बोलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, फॉल अपराइट वाला। और यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन देख लिया आपने, और इसका हिंदी वर्जन जो है यहाँ पर है। इसके और पार्ट की बात करें तो और पार्ट में है जो आपको वही बात मैंने बोला, इफ यू आर ब्रूड ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स रेदर देन योर शॉर्ट कमिंग्स यू विल बी हैप्पियर। तो मतलब आप यदि आप अपनी कमियों के बजाय अपने सुधारों पर विचार करते हैं तो आप जो है अधिक खुश रहेंगे। ये जो है किसने कहा और क्यों कहा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपको आसानी से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको 6 नंबर का 7 नंबर का होना चाहिए, वो 4 नंबर में दे दिए, और 4 नंबर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको 6 नंबर या 7 नंबर का होना चाहिए था, वो 4 नंबर में दे दिए। तो एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे किए गए हैं और उसका कोई मैटर नहीं है, आप क्वेश्चंस को छोटा भी करके लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया है।